नमस्कार, मैं हूँ रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में अध्याय 6 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। इस कक्षा 9 से संबंधित और लेसन को आप प्लेलिस्ट में वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे लोकतांत्रिक अधिकार। इससे संबंधित हम प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता को सरकार का चयन करने का अधिकार है। अगर सरकार जनता के हित में उनके लिए काम नहीं करती है, जनता के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उसकी आलोचना करके उसे पद से हटा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार का भी उनको डर बना रहता है कि कहीं जनता उन्हें उनके पद से हटा ना दे। तो इसलिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर प्रत्येक सरकार काम करती है। तो ये हमारा लेसन है लोकतांत्रिक अधिकार। तो हमने देखा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्राप्त है ताकि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से संचालन कर सकें। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है या उनको किसी तरह का कष्ट पहुंचा रहा है, तो जिस व्यक्ति को यहाँ पर कष्ट पहुंच रही है वो अधिकार के द्वारा अपनी न्याय की मांग कर सकते हैं। तो इससे संबंधित हम प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो क नंबर है बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो दूसरे स्टेट में जाकर काम कर सकता है। तो यहाँ पर है कि बिहार के मजदूर यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पंजाब में वो जाके काम करेगा, खेतों में काम करने जाना। तो यहाँ पर उसको स्वतंत्रता है। तो ये मौलिक अधिकार है हमारा। दूसरा है ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है, मौलिक अधिकार के माध्यम से। तो ये हमारा मौलिक अधिकार में आएगा ख नंबर। ग नंबर है सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना। तो यहाँ पर समानता का अधिकार आ जाएगा। और घ नंबर है बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हम देखते हैं कि व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। पहले 7 प्रकार के अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो हम 6 प्रकार के अधिकार में देखते हैं कि समानता का अधिकार, दूसरा हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है दूसरे व्यक्ति के द्वारा तो उसका विरोध कर सकता है जिस व्यक्ति का शोषण हो रहा है। चौथा हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति या नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है। पांचवा हम देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो यहाँ पर संस्कृति और शिक्षण के क्षेत्र में उनको अधिकार प्राप्त है नागरिक को। और छठा हमारा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर हम घ नंबर देखेंगे जो कि हमारा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। अब प्रश्न 2 है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो हम देखेंगे कि क नंबर जो है सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता जो है वो प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अगर सरकार जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है तो जनता ऐसी स्थिति में सरकार की आलोचना कर सकती है। लेकिन हम देखेंगे कि ख नंबर जो है हमारा ये स्वतंत्रता नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को नहीं है। जैसे कि सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी कि हथियारों के साथ विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है नागरिकों को। ग नंबर है सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता।
आलोचना कर सकते हैं। अगर सरकार जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है तो उसको आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन नहीं किया जा सकता है बदलने के लिए। और घ नंबर है संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो हम जो हमारा मूल्य है संविधान का, उसको हम विरोध नहीं कर सकते हैं। उसमें चेंज लाया जा सकता है परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार हर एक व्यक्ति की कंडीशन भी बदलते रहती है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाया जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। लेकिन आप केंद्रीय मूल्य, जो उसका मूल्य बिंदु है संविधान का, आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो इसमें हो जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। भारतीय संविधान जो है संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। प्रश्न 4 है, उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत स्वतंत्रताएं, निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती है। तो क नंबर है अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ख नंबर है जीवन का अधिकार। तो ये आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्गत। और जो ग नंबर है छुआछूत की समाप्ति, ये है समानता के अधिकार के अंतर्गत। समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और घ नंबर है बेगार पर प्रतिबंध, यानी कि आप किसी को जबरदस्ती काम पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न 5 है कि लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान ज्यादा उचित है? ये जो क ख ग नंबर है, इसमें से बोला जा रहा है कि लोकतंत्र और अधिकार के बीच जो संबंध है, इसमें से कौन सा ज्यादा सटीक है? अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताएं। तो इसके उत्तर में जो क नंबर है वो अधिक वैध है। अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला प्रत्येक देश, चाहे लोकतांत्रिक ना हो, किंतु लोकतंत्र के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करे। तो लोकतांत्रिक देश में आवश्यक होता है कि वो नागरिक को अधिकार प्रदान करे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित है? क्या सही है जो पाबंदियां लगाई गई है, क्या सही है? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताएं। तो क नंबर है, भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो यह उचित है। क्यों? क्योंकि नागरिकों के जान माल की रक्षा के लिए यह उचित है। ख नंबर है, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। तो ख नंबर जो है यह अनुचित है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार का यह हनन करता है। ग नंबर है, शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। जो शासक दल है उसके अगले चुनाव में वो खड़ा होगा तो उसको यह जो किताब है नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसके लिए इसको सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये देखेंगे कि यह अनुचित है, क्योंकि यहाँ पर बोलने व अभिव्यक्ति, विचार व अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। अगला प्रश्न है, मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया। मनोज नाम का जो लड़का है वो सरकारी दफ्तर में जाता है अपने मैनेजर पद के लिए आवेदन देने। वहाँ से जो वहाँ का किरानी होता है उसको आवेदन लेने से मना कर देता है और कहा कि झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तुम्हारी जाति का कोई भी इस पद पर नहीं आया है। नगरपालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो।
ये मैनेजर पद के लिए आया है, लेकिन यहाँ की किरानी उसको बोल रहा है कि तुम्हारी जाति के यहाँ पर आज तक कोई मैनेजर नहीं बना है। और ये एक झाड़ू लगाने वाले का बेटा है, इसलिए वह कह रहा है मैं किरानी की नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए ही अर्जित हो। तुम सफाई कर्मचारी ही बन सकते हो, एक मैनेजर नहीं बन सकते हो। इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो मनोज की तरफ से जिला अधिकारी के नाम लिखे और एक पत्र में इसका उल्लेख करो, यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पूछा गया है कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका उत्तर में हम देखेंगे कि मनोज के मामले में समानता के अधिकार तथा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। समानता का अधिकार का उल्लंघन इसलिए हो रहा है कि उस समानता में हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बीच जाति धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मनोज के संबंध में यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जाति के आधार पर। और यहाँ पर बोला गया है झाड़ू लगाने वाले का बेटा, तो वो उसके पिताजी झाड़ू लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। तो ये समानता के अधिकार का विरुद्ध है। और यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अपने किसी भी पद के लिए वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पर मनोज के पिताजी झाड़ू लगाते हैं, इसलिए उसको हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। और यहाँ पर जाति की भी बात की जा रही है कि तुम्हारे जाति का कोई कभी इस पद पर आज तक नियुक्त नहीं हुआ है, तो तुम कैसे आ सकते हो। अगला प्रश्न है, जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा कि आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी बेटी A.K. बनर्जी नहीं लिख सकती, आप शादीशुदा हैं, आपको अपने पति का ही नाम देना होगा। ऐसा मधुरिमा को बोला जा रहा है रजिस्ट्रार के द्वारा कि आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति का ही नाम दें। फिर आपके पति का उपनाम राव है, तो इसलिए आपका नाम बदल कर क्या हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रार क्या कह रहे हैं मधुरिमा को कि मधुरिमा राव हो जाना चाहिए। आपके पति का उपनाम राव है, तो इसलिए आप भी उपनाम राव लगाइए। मधुरिमा है तो मधुरिमा राव। मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा कि अगर शादी के बाद मेरा पति का नाम नहीं बदला, जब पति ने उपनाम नहीं लगाया, तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए। अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकते हैं, यानी कि उसके पति अपने पिता का नाम लिखते रहेंगे अपने नाम के साथ उपनाम, तो मैं क्यों नहीं लिख सकती अपने पिता का नाम। ऐसा मधुरिमा का कहना है। तो पूछा जा रहा है कि आपकी राय में इस विवाद में किसका पक्ष सही है और क्यों। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि मधुरिमा का जो ये राय है वो सही है। उसके व्यक्तिगत मामलों पर प्रश्न करके तथा उनमें दखल करके रजिस्ट्रार उसके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही अपने पति का नाम अपनाने का प्रश्न सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है, जो महिलाओं को कमतर तथा कमजोर मानता है। मधुरिमा को अपना नाम बदलने के लिए बाध्य करना समानता के अधिकार तथा यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब इससे संबंधित और प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रश्न है, यह ऑब्जेक्टिव में आता है। पहला प्रश्न है कि पुराने यूगोस्लाविया का वह कौन सा एक प्रांत था जो अब टूट कर अलग हो गया है। तो कोसोवो था। दूसरा प्रश्न है, कोसोवो में किन लोगों की संख्या अधिक थी। कोसोवो में किन लोगों की संख्या अधिक थी। तो अल्बानियाई लोगों की संख्या जो थी अधिक थी। अगला प्रश्न है, अधिकार क्या है। तो अधिकार किसी व्यक्ति के अपने लोगों, अपने समाज और अपने सरकार से दावा, मतलब कि जो मांग है किसी व्यक्ति का, समाज का, सरकार से जो मांग करती है वो अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। हमारे जीवन के लिए, इसके उत्तर में देखेंगे कि हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकार को कुछ विशेष दर्जा दिया गया है। ये संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होता है। इस अधिकार के माध्यम से ही वह अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकता है।
तो इसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता क्या है? तो मौलिक अधिकार है। बुनियादी विशेष क्या है पूछा जा रहा है, तो मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हम देखेंगे कि 6 मौलिक अधिकार है। पहला हम देखते हैं कि समानता का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। समानता में हम देखेंगे कि किसी तरह का व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद इसका वर्णन 23 से 24 में किया गया है। आप किसी को ज़बरदस्ती काम पर नहीं लगा सकते, किसी तरह का शोषण उसके साथ नहीं कर सकते हैं। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी आप किसी काम पर, फैक्ट्री या किसी भी जगह काम पर नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनका एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। वो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाती है, जिससे वो मृत्यु का भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसको विरोध किया गया है। चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म का अपनाने का अधिकार है। उसको किसी तरह से बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप यही धर्म को मानिए ही मानिए। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है कानून का राज्य किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उन पर जो कानून का नियम कानून है समान रूप से लागू होता है, सभी को समान रूप से न्याय मिलता है। तो इसे ही हम कानून का राज्य कहते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है कि जैसे अमीर व्यक्ति है तो उसको उचित कानून मिले और जो गरीब व्यक्ति है उसको मिले ही ना, ऐसा किसी तरह से नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कानून का राज्य इसी को बोलते हैं जिसमें सभी को समान रूप से मिलता है। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है? तो समानता का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध हो। यहाँ पर बोला गया हर व्यक्ति को क्षमता के अनुसार, तो अगर 30 वर्ष का कोई व्यक्ति है और दूसरी ओर 60 वर्ष का कोई व्यक्ति है, तो हम 60 वर्ष के व्यक्ति को उतना काम नहीं दे सकते हैं जितना हम 30 वर्ष के व्यक्ति को दिए हैं, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 60 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है, तो उनके काम करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। और समानता का अधिकार में हम ये भी देखते हैं कि किसी भी तरह का किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर, लिंग यानी कि लड़का है तो लड़की, ये आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित क्यों किया है? छुआछूत में हम देखते हैं अब वर्तमान में तो कम हो चुका है, लेकिन पहले ये छुआछूत की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जाति के लोगों के शरीर को छूने से बचना ही नहीं है, यह उन सारे सामाजिक मान्यता और आचरण को भी गलत करार देता है जिसमें किसी विशेष जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है और उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को क्या किया है? दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। छुआछूत को अपराध माना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनको समाज के लोग निम्न दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बालक जन्म लेता है तो क्या होता है कि उसको भी हीन दृष्टि से देखा जाता है। उसको ये माना जाता है कि उसने इस जाति में जन्म लिया है इसलिए ये नीच है, जो कि गलत है। इसलिए किसी तरह का छुआछूत भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज में सभी व्यक्ति समान है और उनको समान दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।
प्रश्न है, भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता दी है? तो हम देखेंगे कि कई तरह की स्वतंत्रता है। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचार को व्यक्त कर सकता है व्यक्ति, उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लोकतांत्रिक देश में है कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, जो भी उसके सामने कष्ट है, कठिनाइयां हैं, उसको व्यक्त कर सकता है। दूसरा, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, वह किसी भी मामले को लेकर जैसे कि संघ बना सकता है, सभा कर सकता है। संगठन धार्मिक क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं या अन्य क्षेत्र में संगठन बना सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, यानी कि बिना शस्त्र लिए हुए अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है और भारत के किसी भी स्टेट में जा सकता है। देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता, वहाँ पर जमीन खरीद कर रह भी सकता है दूसरे स्टेट में, जैसे कि हमारा भारत के अंदर होना चाहिए। कोई भी काम करने, धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता है हमारे संविधान के द्वारा। प्रश्न है, हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता क्या है? तो विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी जो है वह एक लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने विचार को व्यक्त मत कीजिए। अगर व्यक्ति को किसी तरह की कष्ट पहुंचती है या सरकार उनके लिए हित के लिए काम नहीं कर रही है तो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या शामिल है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलना, लिखना और कला के विभिन्न रूपों को व्यक्त करना शामिल है। प्रश्न है, कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। कानूनी अधिकार मतलब आधार होना चाहिए कि इसने जो गलती किया है उसका आधार होना चाहिए कि क्या गलती किया है। इसके लिए उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है? सरकार या पुलिस अधिकारी जो है किसी नागरिक को किसी का अपराध के मामले में गिरफ्तार की है तो इसके लिए उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है? तो कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है, उसका प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसा पहला है कि गिरफ्तार या हिरासत से लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी होना चाहिए कि उसने क्या गलती की है, तभी गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। उसके कारण को जानना पहले जरूरी है कि उसने किस कारण, क्या कारण से गलती किया है, ये गलती किया है। दूसरा नंबर है, गिरफ्तारी या हिरासत से लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस अपराधी को, जिसने अपराध किया है, उसको प्रस्तुत करना जरूरी होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से, जो वकील है, विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार प्राप्त होता है, ताकि उसने गलती अगर नहीं किया है तो उसका बचाव किया जा सके। आप किसी को जबरदस्ती जेल में नहीं डाल सकते हैं। प्रश्न 14 है, संविधान ने खास तौर पर जिस 3 बुराइयों का जिक्र किया है और जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया है वो क्या है, बताइए। तो पहला हम देखते हैं कि संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यक्ति का निषेध करता है, जो कि अनैतिक कार्य जो होते हैं उसका विरोध करता है। संविधान जो कि वैध नहीं है, अवैध कार्य है, उसका संविधान क्या करता है कि विरोध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा गैर कानूनी क्या घोषित किया गया, तो हमारा संविधान जो है किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। पहले यह देखा जाता था कि थोड़ा सा अनाज देकर और व्यक्ति से ज़्यादा काम करवाया जाता था, तो जो कि गलत है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, हम मधुआ मजदूर कहते हैं। इसमें जिस व्यक्ति को काम पर लगाया जाता है उनको उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है,
थोड़ा सा अनाज देकर उनको दिन भर काम में लगा लिया जाता है, और यही काम वो जीवन भर के लिए उस मालिक के अंदर काम करते हैं, वह व्यक्ति काम करता है तो वह बंधुआ मजदूर बन जाता है मालिक का। तो इसको विरोध किया गया है, ये अनुच्छेद 23 में है। तीसरा है कि संविधान बाल मजदूरी को भी निषेध करता है, यह अनुच्छेद 24 में है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे या बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यहाँ पर काम नहीं कर सकता, उसका निषेध किया गया है संविधान के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करवाता है, छोटे बच्चे से काम करवाता है, तो उसको क्या होगी कि जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो ऐसे जगह पर काम नहीं करवा सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से। अगला प्रश्न है, एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताएं। तो भारत है, इसका उदाहरण आप भारत को देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिलती। जैसे कि हमारा भारत जो है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि सभी को समान दर्जा प्राप्त है, सभी का समान दृष्टिकोण से समर्थन प्राप्त है। किसी भी एक धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रश्न है अगला, किस प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए, कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता? तो हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। सभी धर्म को समान दृष्टि से सम्मान दिया जाता है, आदरतापूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यता के कारण सजा दे सकती है और या उसके साथ भेदभाव कर सकती है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए, कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता है कि आप जबरदस्ती आप कर दीजिए ही, ऐसा नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति के साथ। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक को अपने किन हितों का संरक्षण की जरूरत होती है? तो जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। जैसे कि कुछ जाति में हम देखते हैं कि उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, आदिवासी जनजाति में भी देखते हैं कि उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। तो ऐसे में उनकी जो भाषा, संस्कृति रहती है, धर्म रहती है, वो क्या होता है कि उन समाप्त हो जाने का खतरा रहता है। तो ऐसे में क्या उनकी संरक्षण की ज़रूरत है? तो भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की ज़रूरत होती है उनके लिए। अगला प्रश्न है, हमारे देश की न्यायपालिका को किससे स्वतंत्र रखा गया? तो सरकार और संसद से। किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है न्यायपालिका पर, वो अपना न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है और जो भी निर्णय देती है स्वतंत्र रूप से देती है और सभी को मानना पड़ता है, क्योंकि उसका निर्णय कभी अनुचित नहीं होता, अवैध नहीं होता। जो भी निर्णय देती है वो सही देती है। प्रश्न है अगला, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखें। तो चुनाव में वोट देने का अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है, वो हम इसको महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार के रूप में मान सकते हैं। प्रश्न है, संविधान अल्पसंख्यकों को किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है? तो संविधान है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने के नियम, कानून और उपाय हैं, जिसे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। इसमें 5 प्रकार के लेख दिया गया है जिसमें हम सरकार से मांग करते हैं अपने न्याय के लिए। प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिक को कौन कौन से नए अधिकार मिले हैं? तो पहला है निजता का अधिकार। इसके अनुसार नागरिक और घरों की तलाशी नहीं की जाएगी। निजता का अधिकार है, इसमें नागरिक और उसके घर की तलाशी नहीं की ली जाएगी। उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, सरकार उनका फ़ोन नहीं ले सकती है जांच के लिए। उनकी चिट्ठी, पत्र आदि को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता है। दूसरा है पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। तीसरा है पर्यावरण का अधिकार। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो।
चौथा, स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंचने का मतलब प्रत्येक नागरिक को ये प्राप्त होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा, भोजन, पानी आदि। तो इसमें देखेंगे कि किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, किस कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो हम देखें कि हमारा जो मौलिक अधिकार है 6 प्रकार का है। तो जो 6ठा नंबर है हमारा वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें 5 प्रकार का लेख दिया गया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने न्याय की मांग करता है अदालत में जाकर। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे इसको क्या कहा है अंबेडकर ने, संविधान की आत्मा या हृदय। तो इसके उत्तर में देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार अन्य जो दूसरे अधिकार है उसको प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या संस्था या सरकार ही कर देती है। जो हमारे नियम कानून मिला है, अधिकार मिला है, उसका उल्लंघन ये लोग कर देते हैं। पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि अदालत के जरिए अदालत में जाकर उसे रोक सकते हैं और उस जो समस्या है उसका हम निदान पा सकते हैं, समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार का मामला हो तो हम सीधे क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संवैधानिक उपचार के माध्यम से हम अपने अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।